स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद विजय में। जैसा कि हम आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत देशी रियासतों का भारत में विलय आज ही हम आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले जो हम भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान सभा का गठन और हम इसी पहले बता चुके हैं। इसी क्रम में हम आपको देशी रियासतों का भारत में विलय ये बताएंगे कि जो जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो भारत में कई छोटे छोटे रियासत थे। कुछ ब्रिटिश रियासतें थीं और कुछ राज्य के अधीन थीं। तो जब हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है उस समय जो है दो भागों में हमारा देश विभाजित हो जाता है, एक हो पाकिस्तान और एक भारत। जब ये अलग हो जाते हैं तो जो रियासतें थीं उनको स्वतंत्र रूप से ये छोड़ दिया गया कि या तो आप भारत में मिल जाइए या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए। लेकिन हुआ क्या, या फिर स्वतंत्र रहिए कि तो कुछ रियासतें थीं जो पाकिस्तान में मिल गईं, जो पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में थीं वो रियासतें पाकिस्तान में मिल गईं, और कुछ रियासतें थीं जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में थीं तो भारत में मिल गईं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसे थीं जो न भारत में मिलना चाहती थीं न पाकिस्तान में मिलना चाहती थीं, वो स्वतंत्र रहना चाहती थीं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय। और जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं तो उनका कुछ अपना लाभ रहा होगा, तभी तो स्वतंत्र रहना चाहती होंगी। लेकिन उसको भी भारत में कुछ समय बाद उसको भी भारत में मिला लिया जाता है। तो आज हम लोग यही देखेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय। तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि जो भारत में रियासतें थीं तो कितनी रियासतें थीं। तो समझेंगे हम रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए जो छोटी छोटी रियासतें थीं उसको भारत में सम्मिलित करने के लिए भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है। और उसी मंत्रालय के अधीन जो है उनको एक कार्य सौंपा जाता है कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं उसको आप मिलाइए। अगर वो नहीं मानती हैं तो उसको कुछ नियम कानून के साथ उसको मिलाइए। मतलब किसी प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी थी उसको मिलाना था। ये कार्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उन्होंने क्या किया, भारत में 552 रियासतें थीं। जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 552 रियासतें थीं, जिसमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गईं। उसमें से जो 549 रियासतें थीं वो भारत में शामिल हो गईं। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थीं, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहती थीं। वो कौन कौन सी रियासतें थीं हम लोग समझते हैं। वो रियासतें थीं, एक हैदराबाद और दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इसमें ये होता है कि हैदराबाद को जो है भारत स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। जो हैदराबाद रियासत थी उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा, मतलब भारत सरकार जो है वहाँ पुलिस कार्रवाई के द्वारा सेना भेज के वहाँ पर कार्रवाई करती है, कहती है चलो आए हो अकेले स्वतंत्र रहने। उसने वहाँ पर अपना सेना भेजकर उसको अपने कब्जे में ले लेती है और जो वहाँ के निजाम थे उनको कही चलो पेंशन ले लो और राज करो। आराम से उनको पेंशन दे देती है और इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को शामिल कर लेती है। दूसरा हमारा आता है जूनागढ़ जो रियासत थी वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जनमत संग्रह ये होता है कि वहाँ की जो जनता है उनसे एक जनमत कराया जाता है कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, या फिर भारत में रहना चाहते हैं। तो वो जनमत संग्रह में वो भारत के पक्ष में होता है। जनमत जो संग्रह है वो भारत के पक्ष में होता है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया जाता है। और तीसरी हमारी आती है
जम्मू कश्मीर। कश्मीर कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया जाता है। कश्मीर का इतिहास बहुत ही रोचक है, और अब तो हमारा जो कश्मीर है हमारे भारत का भी हिस्सा बन चुका है। वो था और आज देखा जाए तो वास्तव में बन गया है। तो इसमें कश्मीर के इतिहास में होता है कि वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, हरि सिंह, तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो पाकिस्तान के कबायली जो हैं, कबायली एक प्रकार की जो जनजाति है, जो जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र है वहाँ से लियो हिमालयी क्षेत्र जो है उसके कुछ भागों में निवास करती है कबायली। तो कबायली क्या किए, वो पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिलकर देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी ही थी वो, और उन्होंने मिल के कबायलियों के साथ कश्मीर पर धावा बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उनको ये लगा कि अब हमारी जान खतरे में है, तो उन्होंने क्या किया, और अपने राज्य को सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए। तो सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी ऐसे कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे थोड़ी नहीं सुरक्षा करेंगे हम आपकी, ऐसे थोड़ी नहीं अपने जवानों को दे देंगे कटने मरने के लिए। उसके साथ उन्होंने एक हस्ताक्षर करवाया, विलय पत्र का हस्ताक्षर, जिसे हम बोलते हैं विलय पत्र। उसने हस्ताक्षर करवाया कि आप पहले भारत में मिलने का तो हस्ताक्षर कीजिए, विलय कीजिए, तब ना हम आपको भेजेंगे। तो हरि सिंह क्या अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इस भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और जो उसी दिन से हमारा जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया। और तब हमारे देश के सैनिक जो है कि कश्मीर पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ के कबायलियों को खदेड़ते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा था, वो तो हरि सिंह उस समय राज कर रहे थे, तो उनको उस समय ये प्रावधान था कि भैया आप स्वतंत्र रहो तो स्वतंत्र रहो, या तो फिर भारत में मिल जाओ तो पाकिस्तान में मिल जाओ। था तो भौगोलिक क्षेत्र में भारत में, तो उनको मजबूरी थी कि भारत में शामिल होना ही होना है। उसको हरि सिंह को ये भी लगा था कि ये तो अभी ऐसे ही हालत कर रहे हैं, अगर हम उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमें क्या वो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो उन्होंने सोची कि चलो भारत में ही चलते हैं और वहीं निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है। अब ये विलय होने के बाद उस समय स्थिति ये होती है कि जो छोटी छोटी रियासतें थीं तो उनका अस्थायी और अस्थायी रूप से भारत का, विशुद्ध रूप से भारत का वो अंग थी। तो भारत सरकार ने क्या किया कि उनको मिलाने लगे, कि छोटी छोटी रियासतें थी उनको राज्य बनाने लगे। तो उसी समय घटना ये घटित होती है कि भाषाई जो घटना घटती है वो हम राज्यों का पुनर्गठन के अंतर्गत पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत की कौन सी घटना घटती है। इसमें ये होता है कि जो मद्रास का क्षेत्र है हमारा, यहाँ होता है मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर। कहने का मतलब है कि जो मद्रास के तेलुगु भाषी के क्षेत्र था, वो भाषाई आधार पर राज्यों को मांग करने लगते हैं। वो सभी भाषाई आधार पर राज्यों को मांग करने लगते हैं कि हमें मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, वो भाषाई आधार पर मांग करने लगते हैं कि हमें भाषा के आधार पर हमें अलग एक राज्य बनाने का अधिकार दीजिए। तो स्थिति ये उठती है कि जवाहरलाल नेहरू समय प्रधानमंत्री थे, उसमें ये उठती है कि नहीं, भाषाई आधार पर तो किसी राज्य की बंटवारा नहीं की जा सकती है। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसमें एक आयोग का गठन करते हैं। वो 1948 में एक आयोग का, जिसका नाम था एस के धर आयोग का नाम था एस के धर आयोग। और एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की जाती है। एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों के आयोग की नियुक्ति की जाती है, और उनको एक काम सौंपा जाता है कि आप इसका पूरे तरीके से जांच पड़ताल कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का
राज्यों का बंटवारा उचित है या नहीं। तो ये लोग मिल एसकेधर और 4 लोग मिलकर इस चीज़ को जांच पड़ताल बहुत गहन तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि राज्यों का जो गठन भाषा के आधार पर सही है या नहीं। तो उसमें क्या होता है, इन्होंने अपना 1948 में ही अपनी जो है रिपोर्ट पेश करते हैं। एसकेधर आयोग जो है 1948 में अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, और पेश करने के बाद वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। उसी अनुसार और उन्होंने ये सुझाव दिया, उस आयोग ने यह सुझाव दिया कि भाषा की बजाय आप प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन कीजिए, ताकि हमें प्रशासन के हिसाब से उसे शासन को संचालित करने के हिसाब से उसका बंटवारा किया जाए। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध होता है और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों बनाने का सुझाव दिया जाता है। लेकिन स्थिति क्या उठती है वहाँ पर, अब यहाँ पर राज्यों का गठन अब क्यों नहीं किया जा सकता, राज्यों का गठन जो भाषा के आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता, इसका तो कुछ रीज़न होगा। रीज़न ये था कि हमारे देश के जो एकता अछूड़े रहे, कहने का मतलब कि एकता बनी रहे। ये ना हो कि बाद में भाषा के आधार पर और अपनी अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर, अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार पर ये लोग आपस में लड़ने और भिड़ने लगे। तो जो हमारे एसकेधर महोदय थे, इन्होंने यही सुझाव दिया कि नहीं जनाब, ये हमको जो है हमारे देश का हमारे राज्यों का जो राज्यों का जो पुनर्गठन हो, बंटवारा हो या पुनर्गठित किया जाए, वो इस भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या होती है कि जो हमारे एक महोदय जी थे, पोट्टी श्री रामुलु, ये मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। ये पूरा आंदोलन करते हैं कि नहीं, हमें भाषाई आधार पर ही हमारे राज्यों का गठन होना चाहिए। और क्या करते हैं, अक्टूबर 1953 में ये हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अक्टूबर 1953 में हड़ताल पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारे जो राज्य का बंटवारा, हमारे भाषी क्षेत्र का जो बंटवारा है, तेलुगु भाषी क्षेत्र का जो है हम मांग कर रहे थे, इसका जो पुनर्गठन वो हमारी भाषा के आधार पर हो। तो उसी अनुसार जब ये एसकेधर के अब एक आयोग बना दिया जाता है, एसकेधर आयोग। तो जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो हमारे संसदीय लोग थे, जो हमारी सरकार थी, उनको ये लगा कि हो सकता है कि एक आयोग बैठाने पर इसकी हल ना निकले, तो एक बार और ही बैठा दिया जाए। तो उस समय क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया 1948 में। मतलब कि उसके बाद जो है एक अन्य आयोग का गठन होता है। वो आयोग ये था कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। 1948 में ही एक अन्य आयोग का गठन होता है, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया जी, ये 3 लोग शामिल होते हैं। और वो लोग भी मिलकर, जिसे हम जेवीपी समिति कहा जाता है, इस 3 लोगों को मिलाकर जेवीपी समिति कहा जाता है। और जेवीपी समिति ये लोग भी मिलकर अपना जांच पड़ताल करते हैं कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर दिया। यानी जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर देती है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अस्वीकार कर देती है। और होता क्या है, और ये अपना रिपोर्ट जो 1954 में पेश करती है और उसी समय अस्वीकार करने की बात कहती है। तो फिर होता है क्या है, हमारा अक्टूबर 1953 में जो हमारे रामुलु जी थे, पोट्टी श्री रामुलु जी, इनका निधन हो जाता है। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका पोट्टी श्री रामुलु जी का निधन हो जाता है और ये दुनिया से सिधार लेते हैं। तो और जो आंदोलन है बहुत उग्र होने लगता है। तो हमारे भारत सरकार को लगा, हमारे
उसमें जो भी संविधान विशेषज्ञ जो भी बन के आए थे, उन लोगों को लगा कि नहीं, भाषा के आधार पर गठन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असंतोष फैल रहा था। तो उसी समय अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनता है। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है, चाहे वो छोटी परीक्षाओं चाहे बहुत बड़े, किसी भी परीक्षा में ले लीजिए तो एक क्वेश्चन जो है लगभग कहीं न कहीं आ ही जाता है, क्योंकि एक सर्वप्रथम भाषा के आधार पर जो है कि भाषा का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का। तो इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम आते हैं फजल अली आयोग पर। तो जब ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है तो उस समय होता क्या है, उसमें होता ये है कि अब आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर गठन हो जाने के बाद होता है कि अन्य जो राज्य थे वहाँ पर भी भाषा के आधार पर अपने राज्य का गठन करने के लिए मांग करने लगते हैं। तो पूरे भारत में जो है भाषा के आधार पर मांग उठने लगी। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए, लेकिन हाँ, उसमें प्रशासनिक सुविधा और भारत की एकता अछूड़ी रहे, मतलब भारत की एकता और अखंडता अछूड़ी रहे, बनी रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखकर और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ये सारे चीज़ को ध्यान में रखकर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो होता क्या है हमारा 1953 में एक फजल अली आयोग का एक गठन होता है। 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन होता है और इसमें जो है दो और सदस्य जुड़े होते हैं। वो सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर साहब थे और एच.एन. कुंजरू। ये जो हमारे थे फजल अली आयोग जो हमारा था, उसमें 1953 में के.एम. पडिक्कर साहब और एच.एन. कुंजरू, ये जो है 3 लोग शामिल होते हैं। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का खाका तैयार होता है और वो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। 1956 में अपना रिपोर्ट पेश करते हैं और रिपोर्ट पेश करने के बाद हमारे भारत देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो राज्य का निर्माण होता है और धीरे धीरे जो क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य और छोटी छोटी रियासतें मिलती जाती हैं और 2 से 4 ऐसे मिलाकर राज्यों का पुनर्गठन होता रहता है। और 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के हिसाब से और हमारे राज्यों का धीरे धीरे 1956 में, 1960 में, 1975 में ऐसे जो राज्य हैं उनका गठन होते जाता है। तो इस प्रकार हम आज आपको देशी रियासतों के भारत में विलय के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ही तरीके से समझ गए होंगे। तो मित्रों, मैं आपको इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ भारतीय संविधान का अवगत कराते रहूँगा, बताते रहूँगा कि कैसे कैसे क्रमिक रूप से सारे परिवर्तन होते हैं और कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमने आपको पहले वीडियो में अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को अच्छे तरीके से अगर देखते हैं क्रम बाय क्रम, तो आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भारतीय संविधान को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा संविधान जो कैसे बना, क्या उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, राज्यों का गठन कैसे हुआ, कैसे आयोग बने, सारी चीज़ें जो है क्रम बाय क्रम आपको समझ में आने लगेंगी। बस आप हमारी वीडियो को धीरे धीरे मतलब देखते जाइए। धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद विजय को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आपका सहयोग रहेगा तो हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ अवगत कराते रहेंगे। तो धन्यवाद मित्रों।